अब हम भारत में सहकारिता के विकास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1904 में सहकारिता साख समिति विधान बना। 1904 सहकारिता साख समिति विधान। तो बच्चों, सबसे पहले 1904 में सहकारिता साख समिति विधान बना। इस विधान के माध्यम से किसी भी गांव के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में एक संगठन बना सकते थे, जिसके माध्यम से वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन 1912 में एक नया अधिनियम आया, एक नया एक्ट बना, जिसके अंतर्गत हमने एक केंद्रीय संगठन बनाया, जिसके माध्यम से सहकारिता का कार्य होने लगा। तो 1912 में केंद्रीय संगठन के माध्यम से सहकारिता का काम होने लगा। इसके बाद सन 1914 में मैकलेगन समिति नियुक्त की गई, जो कि सहकारिता के क्षेत्र में और अधिक विकास पर बल देती थी। 1914 में मैकलेगन समिति। मैकलेगन समिति का गठन हुआ। उसके बाद 1919 में सहकारिता को प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। 1919 में सहकारिता को प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया। यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकारें जो हैं वो सहकारिता के क्षेत्र में निर्णय लेने लगी सन 1919 के बाद। फिर आया 1929 का युग, 1929। इसमें महान मंदी आई। महान मंदी या ग्रेट डिप्रेशन। ये मंदी क्या होता है, इस टर्म को समझना भी ज़रूरी है। मंदी का तात्पर्य क्या होता है? इसमें अर्थव्यवस्था जो है हमारी, उसका विकास रुक जाता है। ये वो स्थिति है जब हमारी मांग कम हो जाती है, ठीक है, और उत्पादन ज़्यादा होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो होता है, ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हैं, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उपभोक्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, उनके पास मुद्रा नहीं है। तो जब उनके पास मुद्रा नहीं होगी तो वो मांग नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मांग कम हो जाएगी। अब ये स्थिति बहुत ही विकट समस्या की स्थिति होती है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कि उत्पादन तो है, लेकिन उस उत्पादित माल को खरीदने वाले उपभोक्ता नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो उत्पादक होते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है, वे आगे निवेश करने से कतराने लगते हैं या डरने लगते हैं। तो यही स्थिति मंदी की स्थिति कहलाती है। और मंदी की स्थिति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक या घातक सिद्ध होती है। यही मंदी की स्थिति सन 1929 में आई। इस स्थिति से बहुत सारे देश, विश्व के लगभग सभी देश इस मंदी से प्रभावित हुए और लोगों के पास में परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति कम हो गई। जो देश पहले से अविकसित थे, जैसे कि भारत एक अविकसित देश था और अभी वर्तमान में भारत एक विकासशील देश है।
तो भारत चूंकि अल्प विकसित देश था उस समय, अविकसित राष्ट्र था उस समय, ऑलरेडी उसके पास साधनों की कमी थी, प्लस वैश्विक मंदी की वजह से संसाधन और कम हो गए। तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिकों का विकास करने के लिए सहकारिता को और अधिक बढ़ावा दिया गया कि व्यक्ति आपस में मिलकर अपनी छोटी छोटी बचतों के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करें और उनको किस तरीके से केंद्रीय बैंक्स के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाएं। तो एक इस तरह की एक कॉन्सेप्ट जन्म लिया कि कोई एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ के रख सके। तब भारत में 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक बना, भारत में रिजर्व बैंक 1935 में बना। इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। बैंक का राष्ट्रीयकरण 1935 में केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक बना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसे हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कह सकते हैं। फिर 1949 को रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और 1935 को रिजर्व बैंक बना और 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन इसके बीच में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की दासता से आज़ाद हुआ। अब हमारा देश के जो नेता थे या हमारा देश अपने लिए, अपने देश के विकास के लिए स्वयं नीतियाँ बना सकता था और केंद्रीय बैंक के माध्यम से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से देश का आर्थिक विकास की गति बढ़ने लगी।